हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ी लेट है, आई नो, हमेशा की तरह। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी थोड़ी सी मैं अपने जॉब से रिलेटेड बिजी रह रहा हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो जा रही है। हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट, बिना किसी ज़्यादा बकवास किए हुए। तो जो मेन टॉपिक है सेट कॉन्फ्रेंस, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि ये सेट कॉन्फ्रेंस होता क्या है, रिसर्च करते कैसे हैं, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इसमें इस वीडियो में मैं थ्रू चाहूँगा कि तुम्हें सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरा पर्पस ये नहीं रहता है कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि ये इसको करेंगे कैसे, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इसको करने के लिए तुम कहाँ जा सकते हो और कहाँ से क्या रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाए इस सेट कॉन्फ्रेंस को समझना और करना। मे बी कि मेरी वीडियो से तुम्हें ये हेल्प ना मिल सके कि हाँ कुछ खास समझ में नहीं है, मेरे को पता है तुम्हारे मन में ये चीज़ आ सकती है, बट ट्रस्ट करो तुम्हें एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि करना कैसे है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है, तो इसीलिए मैं वो चीज़ डायरेक्टली ही बोल दे रहा हूँ कि हाँ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा कोई चीज़ सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सेट कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, इसके ऊपर भी एक चीज़ ये हुई थी ना कि हम लोगों के टाइम में 2020 बैच मेरा था। इस टाइम में सेट कॉन्फ्रेंस फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में था, तो हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, बट सेकंड में हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि सेकंड सेमेस्टर में हमें सेट कॉन्फ्रेंस नहीं लेना है, हम कोई और चूज़ कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, क्योंकि सेट कॉन्फ्रेंस जो है वो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट में है। तुम ध्यान से देखोगे तो कोर सब्जेक्ट की चीज़ें हमें पूरी पढ़नी पड़ती है, बट हमारे टाइम में वो सेकंड सेमेस्टर में सेट कॉन्फ्रेंस को हटा दिया गया। बोला गया कि आप इलेक्टिव में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बदले में इलेक्टिव में से अब जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कि ये कोर इलेक्टिव क्या है। तो देखो, आई थिंक ये वीडियो नंबर 44 या 45 होने वाला है, तो पिछले भी बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, उसमें से देख लेना, समझ में आ जाएगा कोर इलेक्टिव क्या है। 2021 का जो बैच आया उस बैच में ना ही तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में और ना ही सेकंड सेमेस्टर में किसी में नहीं था सेट कॉन्फ्रेंस, ये कंप्लीटली हटा दिया गया। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि इसको अब हटा ही देगा वीआईटी, इसको नहीं रखेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ही दिक्कत आता था बच्चों को, समझने में, करने में। तो मेरे को लगा हटा देगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं था। बट मैंने देखा कि इस सेमेस्टर में 2022 के बैच में इसको डाल दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ कि तुम लोगों के साथ अभी प्रॉब्लम एग्जैक्ट में हो क्या रहा होगा। तुम लोग गूगल पे जाके सेट कॉन्फ्रेंस लिख रहे होगे, जो कि इसका कोई मतलब आ नहीं रहा होगा ध्यान से, तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी कि ये है क्या। फिर किसी ने थोड़ा सा इससे ज़्यादा जान लिया होगा कि इसको रिसर्च पेपर भी बोलते हैं। अब जब वो रिसर्च पेपर के लिए जा रहा होगा तो उसको पीएचडी की चीज़ें मिल जा रही होंगी, या फिर यूँ कहूँ कि ऐसी ऐसी टॉपिक्स को मिल जा रही है जो उसके समझ से एकदम ही परे हैं, उसको पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे भी आई थी। मैं अब इसको थोड़ा और डिफाइन करूँगा कि अब सेट कॉन्फ्रेंस में होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो, सेट कॉन्फ्रेंस एक तरीके का रिसर्च है। अब ये रिसर्च को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा कि इसमें होता क्या है। देखो, रिसर्च कहने से ही समझ में आ रहा है कि रिसर्च किसी चीज़ के ऊपर तुम्हें रिसर्च करना होगा, किसी चीज़ के ऊपर। अब मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि किसी चीज़, तो क्या किसी भी चीज़ पे? हाँ, तो तुम कर सकते हो, बट ज़रा ध्यान से सोचो कि बीइंग ए कंप्यूटर साइंस सीएस स्टूडेंट, यदि तुम साइकोलॉजी के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि बंदा सीएस का होकर अपने ग्रेजुएशन में वो साइकोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है। तो जनरली इसीलिए बेस्ट यही होता है कि यदि आप सीएस से हो तो सीएस के किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अब रिसर्च होता क्या है, करते कैसे हैं? तो देखो, हम लोग कभी सुनते हैं कि हाँ रिसर्च में पाया गया है कि मेल बॉडी जो होता है वो देखो, ये मैं हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मेल बॉडी है वो फीमेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक रिसर्च में पाया गया, ये सही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट नहीं है, ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ फीमेल से, ऐसा नहीं, बस समझना। चाहे एक ऐसा भी तुमने सुना होगा कि रिसर्च में पाया गया है कि नाइट में हमारी नाइट में हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू मॉर्निंग। देखो, ये सारे उल्टे सीधे रिसर्च है, इसमें भरोसा मत करना, पहली बात बता। बस तुम्हें ऐसा टॉपिक तुमने कुछ सुना होगा, तो कहाँ से निकलता है ये सब रिसर्च वाला वर्ड कि मेल बॉडी फीमेल से ज़्यादा होगा, नाइट में हमारा ब्रेन ज़्यादा काम करता है मॉर्निंग के कंपेयर में? ये सब चीज़ कहाँ से निकलता है? कभी ना कभी तो ऐसा टॉपिक तुम सुने होगे। तो देखो, इसको कंडक्ट करने के लिए ना बहुत सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे क्या, तो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है, लेकिन तुमको उनमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है ये तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। डेटा सब कुछ दुनिया में कुछ भी अवेलेबल है वो सारा कुछ डेटा हो गया। इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम फूड सब्जी खरीदने जा रहे हो, सारी तरीके की सब्जी अवेलेबल है, तो वो हो गई डेटा। अब तुम्हें चूंकि परवल का सब्जी खाना है और वही अच्छा लगता है और आज परवल बनाना है, तो तुम जाके सिर्फ परवल का ही रेट पूछोगे 2-3 दुकान से। तो 2-3 दुकान से पूछने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, मैं कौन सा लूँ। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा परवल का इन्फॉर्मेशन, वो हो गया तुम्हारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक पार्टिकुलर चीज़ चाहिए। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही फर्क होता है। तो तुम्हें फोकस करना है इन्फॉर्मेशन पे।
और तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल्स होंगे। तुम कोई भी एक टॉपिक उठाओगे ना, जब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि कैसे टॉपिक चूज करना है, लेकिन जब तुम कोई भी टॉपिक को उठाओगे तो उसके अंदर से ना मतलब बहुत सारे डेटा मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि गूगल पे जाके सर्च करोगे और गूगल तो रिच सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। तो वहां से तुमको इन्फॉर्मेशन को निकालना है जो कि तुम्हारे रिसर्च के लिए बेहतर हो। तो अब यहाँ पे मैंने मेल बॉडी स्ट्रॉन्ग है फीमेल बॉडी से, सपोज करो इस मेल का सैलरी 50,000 रुपये है, इसका सैलरी मतलब फीमेल का एक एवरेज सैलरी 60,000 रुपये है। इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो उसके सैलरी से? नहीं, मतलब उसका सैलरी उससे कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता कि हाँ मतलब मेरा 50,000 सैलरी है तो मेरा बॉडी स्ट्रांग होगा और फीमेल का 60 है तो वो उसका बॉडी कम होगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सैलरी डिफाइन करे। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, हमें इनको इग्नोर करनी पड़ती है और रिसर्च में हमें फोकस करना पड़ता है टू द टॉपिक, ठीक है। अब ये थोड़ी सी तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गई कि इसमें होता क्या है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेट कॉन्फ्रेंस क्या होता है हमारे वीआईटी के अंदर में। सेट कॉन्फ्रेंस का ओवरव्यू, तो देखो इसमें सबसे पहले कितने रिव्यूज होते हैं, तो 3-4 रिव्यू होंगे जिसके लिए तुमको मेल आ गया होगा आई थिंक, और तुम इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करने वाले हो मेरे को पता है, बट फिर भी देख लो शायद कुछ अच्छा निकल जाए। तो 1-2-3 रिव्यू होंगे, 2 रिव्यू शायद तुम्हारा पैनल मेंबर के साथ में होगा, ठीक है, और एक फाइनल जो कि एक्सटर्नल के साथ ऐसे बोलते हैं, लेकिन लेते वो भी कोई ना कोई है, वो पैनल मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। रिव्यू 3 ही होता है। गाइड के हाथ में 50 नंबर होता है और 50 नंबर तुमको इन तीनों रिव्यूज को मिला के होता है, ठीक है। 100 नंबर का जो टोटल मिलता है। तो गाइड पे भी खासकर तुम फोकस करना। इसमें क्या क्या करना पड़ता है, तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, मतलब एक पूरा थीसिस का रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ऐसा समझो। कितने पेजेस का होना चाहिए तुम्हारा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब डॉक्यूमेंट बनाने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा मैंने कैसे बनाया था, मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज़, डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा क्या तुम्हें प्रैक्टिकल उस को चला के दिखाना पड़ता है। तो देखो इस केस में मैं यही बोलूंगा कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। मतलब यदि तुम दिखा दिए प्रैक्टिकल उस चीज़ को लाइव कोड करके कि हाँ ये मेरा देखो ऐसा काम कर रहा है और ये ऐसा काम करता था, मतलब लाइव, एक हो गया सिर्फ थ्योरी और एक हो गया तुम उसके साथ प्रैक्टिकल ऐड कर देते हो। प्रैक्टिकल ऑप्शनल होता है, याद रखना। ऐड कर देते हो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नंबर अच्छे मिलेंगे, बट नहीं भी ऐड कर दो तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है इसके अंदर में, सेट कॉन्फ्रेंस के अंदर में, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे रिव्यूज़ हो गए, नंबर हो गए, डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें हो गए। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं वो होती हैं प्लैगरिज्म। जो तुम डॉक्यूमेंट बनाते हो ना उसमें प्लैग जो होना चाहिए वो 10% से कम होना चाहिए। वैसे तो आई थिंक तुम्हारे गाइड लोग बोलेंगे कि 0% प्लैग होना चाहिए, बट इम्पॉसिबल है कि 0% प्लैग हो। प्लैग होता क्या है एक्चुअल में, तो देखो इंटरनेट पे लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि डेटा अवेलेबल है और इनमें से तुम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। अब तुम क्या किए हो कि इन्फॉर्मेशन को ले लिए और तुमने अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट इस इन्फॉर्मेशन को, मतलब लिखा हुआ है कि जैसे कि आई एम ए बॉय ऐसा लिखा हुआ है, तुमने डायरेक्ट सेम टू सेम आई एम ए बॉय यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लैग हो गया कि तुमने यहाँ से कॉपी किया है, मतलब तुमने अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ से किस किस वेबसाइट से कॉपी किया है, वो प्लैगरिज्म वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो पूरा बता देगा। अब तुम्हें लगेगा भैया तो बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब जिसको नहीं पता है वो यही सोचेगा, बट मैं तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जिसमें रियल में प्लैगरिज्म कैलकुलेट हुआ है, कितना प्लैग आया था मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि मैं फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम्हें। तो प्लैगरिज्म डिटेक्ट करने के लिए अब इससे बचेंगे कैसे, तो मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन बता दूंगा। आई एम ए बॉय को आई एम ए बॉय तो लिख दिया मैंने, बट इसमें प्लैग आएगा, तो इसको कैसे हैंडल करें। एक हो जाता है कि प्लैग को कम कैसे करें, एक होता है कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि एकदम सही है, लेकिन मेरे को अपने डॉक्यूमेंट में वही चीज़ लगाना है बट प्लैग आ जाएगा, तो फिर इससे कैसे बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत लोगों का एक और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो मेरे साथ भी था, कि ग्रामर ना इंग्लिश बोल लेते होंगे, मैनेज कर लेते होंगे, बट ग्रामेटिकली पूरी तरीके से सही नहीं लिख पाते होंगे। मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि मेरे जैसे 1-2 तो जरूर होंगे। तो आई थिंक कि जिनका ये ग्रामर वाला भी इशू होगा ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा तो सब धीरे धीरे देखेंगे। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया है कि 3 रिव्यूज़ होते हैं, तो इस रिव्यू में तुमसे क्या पूछा जाएगा, तो इसका ना तुमको मतलब मिल जाएगा मेल में। मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा कि रिव्यूज़ में क्या होते हैं, तुम्हें दिखाना पड़ता है अपना वर्क कि तुमने क्या क्या किया है उस वर्क में। और मेरे हिसाब से इसको तुम ऐसा करते हो यदि 25%, 75% और 100% तो ज़्यादा बेहतर है। ये 25, 75, 100 क्या है, तुम जिस भी चीज़ पे रिसर्च करने वाले हो उसका 25% कवर कर लो अपने फर्स्ट रिव्यू में, 75% कवर कर लो अपने सेकंड रिव्यू में और 100% कवर कर लो अपने थर्ड रिव्यू में, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा। अब रिव्यू पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर पे। नंबर हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें भी पता है। 50 नंबर जो कि तुमको गाइड से मिलता है ना, इसलिए गाइड से ना अपना एक बिहेवियर बना के रखो, ठीक है। मैं इसके लिए तुम्हें यही टिप्स दे सकता हूँ अनऑफिशियली कि यदि तुम गाइड से
डिस्कस करते हो ना तो ज़्यादा उसको इरिटेट मत करो। सबसे पहली बात, मुझे पता है तुम लोग को कोई कोई ऐसे भी गाइड मिलेंगे, कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मतलब भैया ऐसे गाइड मिल गए हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। देखो ऐसा होता है, कभी कभी किस्मत में एल लगे हो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दिक्कत मत लो, थोड़ा सा तुम ट्राई करो उनको कन्विंस करने का, थोड़ा सा अच्छे से बात करने का, कुछ ऐसा रिसर्च करके शो करने का कि उनको वो खुश हो जाए। तो तुमको वो भी समझना पड़ेगा मूड स्विंग को गाइड के, ठीक है। तो इससे तुम थोड़ा पकड़ के रखोगे ना तो नंबर अच्छा मिल जाता है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी जाके मतलब तुम आगे पीछे करने लगो, चाटने लगो, वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि तुम इतना इंप्रेसिव वर्क करो कि वो खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट ला दो, अब गाइड भी देखेगा, वो भी समझ जाएगा कि बेटा तुम कॉपी पेस्ट करके ला रहे हो, तो वो देखेगा और तुमसे भड़क जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके उसके पास मत लेके चले जाओ। तो सबसे पहले ये चीज़। दूसरा मेरे पास ये भी अभी क्वेश्चन आया था, ये गाइड को सिलेक्ट कैसे करे, किस बेसिस पे। तो देखो सबसे पहले तो तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लो। आई थिंक कि मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ तो तुमने अब तक ये सारी चीज़ें कर ली होंगी, बट कोई नहीं, टॉपिक चेंज हो जाते हैं, ये भी बात याद रखना। तो टॉपिक यदि तुम अभी कोई और चूज करते हो, बाद में जाके बदल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बदल सकते हो, इसके लिए बड़ी बात नहीं है। और गाइड्स को चूज करने के लिए जब तुम टॉपिक सेलेक्ट कर लो तो तुम्हारे पास एक गाइड का लिस्ट आता है कि मतलब ए नेम के गाइड है, इनका डेजिग्नेशन इस एरिया में है, बी नाम के गाइड है, इनका डेजिग्नेशन इस एरिया में, सी ऐसा करके। तो कोशिश करो जिस टॉपिक तुम चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा या एमएल का प्रोजेक्ट है, सॉरी डेटा साइंस, मतलब डेटा साइंस या एमएल का प्रोजेक्ट है। ए नाम के गाइड के पास डेटा साइंस और एमएल दोनों है, बी नाम के पास सिर्फ डेटा साइंस है, ठीक है। और सी नाम के पास में उनका कुछ और ही है, मतलब सॉफ्ट कंप्यूटिंग वगैरह इस सब में फील्ड है। तो तुम किसको बेहतर होगा चूज करने के लिए, मतलब तुम खुद सोचो। तो मेरे ख्याल से तो यही बेहतर होगा ना जिसके पास सब स्किल है। और तुम बी को यदि ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि तुमने उनसे पढ़ रखा है तो तुम बी को चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि तुम अननोन हो, सबको ही अननोन है, तो तुम उसको चूज करो ना जिसका अच्छा है। अब कोई केस में मान लो कि इस गाइड का स्लॉट फुल हो जाता है, मान लो इसको 10 ही बच्चा को लेना है और इसका स्लॉट फुल हो गया, और तुम देख रहे हो कि डेटा साइंस और एमएल इसी के पास था। अब तुम थोड़ा सा अफसोस कर रहे हो कि यार बी वाले गाइड के पास जाएंगे तो इसके पास तो सिर्फ डेटा साइंस है। तो देखो वो गाइड है, ठीक है, गाइड होने के लिए ना पीएचडी वगैरह सब करना पड़ जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सब। तो समझो कि वो तुम्हारे लिए ना, भले वो इससे कंपेयर टू ए थोड़ा सा कम होगा, बट तुम्हारे लिए ना बहुत है, मतलब तुम्हारे लिए इनफ है उसको गाइड करना। इवन सी भी तुमको गाइड कर सकता है। बट एक होता है ना कि एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। तो यहाँ पे वैसा वाला सीन है, यहाँ पे खराब कोई नहीं है। हाँ ये बोल सकते हो ये ज़्यादा बेटर है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, इस तरीके से। तो अफसोस करने वाली बात नहीं है कि मुझे ये गाइड नहीं मिला, सबसे पहली बात ध्यान में रखना। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब टॉपिक को कैसे चूज करना है, इस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं कि लाइक हम टॉपिक को कहाँ से सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो देखो मेरे टाइम में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी। मैं तुम्हें एक सिंपल से एक आसान भाषा में बताता हूँ कि यदि तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को दे देता हूँ कि लाइक मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, क्या इस पर मैं दे सकता हूँ, तो नहीं भाई, तुम इसको नहीं दे सकते हो। क्योंकि देखो तुम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उसमें क्या ही रिसर्च कर लोगे। वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में तुम क्या रिसर्च कर लोगे, खुद सोचो। तो मैं जनरली बोल रहा हूँ, याद रखना 100% नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली मैं बस मतलब एक जनरल वे में बोल रहा हूँ कि जो रिसर्च की एरियाज होती है ना वो डेटा साइंस एमएल यही सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इन सब के लिए ना तुम्हें पाइथन आना चाहिए, ठीक। पाइथन और डेटा साइंस का एटलीस्ट बेसिक्स तो जरूर आना चाहिए। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा माइनिंग तुम्हारे में एक सब्जेक्ट है जो कि डेटा साइंस से काफ़ी रिलेटेबल है, एमएल से, डेटा साइंस से रिलेटेबल है, और एक सब्जेक्ट है पाइथन, वो भी काफ़ी रिलेटेबल है। तो तुम्हारा ये दोनों सब्जेक्ट ना तुमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये दोनों सीखना है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है ही नहीं। तो दोस्त थोड़ा सा मेहनत तो यहाँ पे बढ़ जाएगा तुम्हारा, कि मतलब तुमको पाइथन और डेटा साइंस वगैरह थोड़ा सा पढ़ना होगा। अब डेटा साइंस में क्या, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, एक एल्गोरिथम उठा लो, फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो होता है उसको उठा लो, ठीक है। अब रिग्रेशन एल्गोरिथम को उठा लिए तो तुम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, एक चीज़ के बारे में पढ़ो, पाइथन थोड़ा सीख लो कि कोडिंग वगैरह कैसे करते हैं। एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लो, एनाकोंडा बहुत ही हेल्प करेगा। एनाकोंडा क्या है, एक टूल है, इसके अंदर में जुपिटर नाम का एक होता है, उसको हम लोग यूज़ करके बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा बनता है मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसको यदि यूआई से कनेक्ट करना है तो फ्लास्क का यूज़ कर लो, हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से करके बनाया था, ठीक। अब कैसे किया था एग्जैक्ट पूछोगे तो उतना करके दिखाऊंगा ना तो वीडियो 50 मिनट चला जाएगा, तुम नहीं देख पाओगे। बट पूरा ओवरव्यू मैं तुम्हें दे दूंगा कि मैंने क्या किया था। बट मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, वो समझो कि देखो पाइथन से एनाकोंडा डाउनलोड करो, उसके अंदर जुपिटर होता है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर नहीं बट फ्लास्क से जब तुम इसको कनेक्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये फ्रंट एंड के लिए हो गया, समझ लो इसको ऐसे, और ये बैक एंड के लिए हो गया, मतलब थोड़ा देर के लिए ऐसा समझ लो तुम। तो बैक एंड में तुमने ये कर दिया, फ्रंट एंड में ये कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दोगे, अच्छा से चलेगा, ठीक है। अब पाइथन और डीएस तो तुम्हें थोड़ा बहुत सीखना होगा, जो एकदम से न्यू है उन्हें प्रॉब्लम होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ उनको प्रॉब्लम होगी। वो 1-2 दिन लगा के पाइथन सीख ले और 2-4 दिन 5 दिन लगा के डीएस सीख ले। 2-4 दिन का मतलब हो गया पूरा का पूरा 7-8 घंटा। तो वीकेंड्स में टाइम निकालो और सीखो। पाइथन बहुत ईजी है, बहुत जल्दी सीख जाओगे, भरोसा कर लो, ठीक है। हाँ तो अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि टॉपिक सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी थी टॉपिक से, कि टॉपिक में सेलेक्ट क्या करना है।
तो देखो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट कोयरा पे हूँ। मैं तुम्हें ऑनलाइन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो अक्सर होती क्या है ना कि यदि मैं तुम्हें बताऊँ ना तो तुम्हें लगेगा यार मतलब क्या ही पता कि इस पे होगा कि नहीं रिसर्च। तो देखो ये सारी चीज़ें कोयरा पे लिखी हुई हैं और इस लिंक पे जाना होगा तो तुम्हें सिर्फ यही लिख दो व्हाट आर सम गुड थिंग्स टॉपिक इन डेटा साइंस ऑन कोयरा। गूगल पे इतना लिख के सर्च करोगे आ जाएगा, वीडियो पॉज करके गूगल पे सर्च करके देख लेना, यही रिजल्ट आएंगे। आगे पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग पैटर्न्स इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे जब तुम एनालाइजिंग और प्रेडिक्टिंग वाला जो चीज़ आता है ना वो समझ लो रिसर्च के रिलेटेड ही है कि तुम उसको एनालाइज कर रहे हो। ये सब थोड़ा सा बिग डेटा का बात आ जाता है। बिग डेटा भी तुम बिल्कुल नए हो तो इसको मत जानो। द रोल ऑफ डेटा साइंस इन फ्रॉड डिटेक्शन, ये बहुत ही अच्छा है कि मतलब डेटा साइंस के द्वारा हम लोग कैसे पता कर सकते हैं फ्रॉड डिटेक्शन। और फ्रॉड डिटेक्शन होता क्या है, जो क्रेडिट कार्ड जमतारा जिसने देखा हो तो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये डेटा साइंस वहाँ पे कैसे रोल प्ले कर सकता है फ्रॉड का डिटेक्शन करने के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर ई कॉमर्स तुम इसके लिए कर सकते हो कि मतलब जैसे कि यूट्यूब में हम लोग वीडियो देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहे हैं तो नीचे विवेक बिंद्रा का आने लगेगा, उसके नीचे मतलब उसके बगल में थोड़ा सा संदीप महेश्वरी की दूसरी वीडियो आने लगेगी। कैरी मिनाटी की देख रहे हैं तो बीबी गिवंस की वीडियो आने लगेगी। और जो लोग ये बात नहीं समझ पाए समझ लो कि वो बहुत ही मतलब क्या ही बोले, सीधे साधे इंसान है, सीधे जन्नत जाएंगे, इतने नहीं समझ पाए कि यूट्यूबर्स कौन है। तो हाँ तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ये टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर फॉरकास्टिंग डिमांड, मतलब ये वो कैसे वेदर फॉरकास्टिंग वाला चीज़ होता है ना कि हाँ एकदम रियल टाइम के बेसिस पे चलता है, तो वो चीज़ें पे तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वाइड एकदम वैरायटी सी है, तुम कोई से भी एक चूज़ कर सकते हो या फिर तुम अदर वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उन पे भी तुमको जो भी इस टाइप से चीज़ें मिल रही है, एनालाइजिंग करना, प्रेडिक्टिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना डेटा साइंस और एमएल की ही फील्ड है। तो तुम उसमें चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि तुम्हें कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम क्या आती है, मेजर प्रॉब्लम जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हो पूरा न्यू और तुम्हें पता ही नहीं है कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है। ठीक है, मतलब किसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, मतलब कि जैसे कि किसी भी टॉपिक की, मान लो एक टॉपिक ए है एक बी है, तुम सबके लिए नहीं हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई चूज़ कैसे करूँ, कौन सा टॉपिक हो। तो इसके लिए देखो मैं बेहतर सॉल्यूशन तुम्हें क्या बताऊँगा कि कोई भी एक टॉपिक को चूज़ कर लो। देखो जब इंसान नया रहता है ना तो कोई भी एक चूज़ कर लो, उतना दिमाग खपाओगे ना कि ए को चूज़ करूँ कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कि बी को चूज़ करूँ, तो देखो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करोगे तुम ये डिसाइड करने में कि ए को लो आसान होगा कि बी को लो आसान होगा, उतने देर में यदि तुम ए को ले लेते हो, जो कि यदि वर्स्ट केस सिनारियो भी ले लेते हो कि वो खराब निकल गया तुम्हारे लिए, वो कॉम्प्लेक्स निकल गया, तो उतने टाइम में ना जितना तुम डिसाइड करने में लगाते हो उतना टाइम इसमें रिसर्च करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि कोई भी एक नया टॉपिक चूज कर लो जो कि थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। हेल्थ केयर में डेटा माइनिंग का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग इन हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, आजकल ब्लड लेके जांच हो जा रहा है, फिंगर वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन लेवल को जो नापता है फिंगर के थ्रू, तो कहाँ से वो सब कर रहा है, वो सारी चीज़ें। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कैंसर को देख के, मतलब वो आजकल कैंसर होने से पहले उसको देख के डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से लेवल का है। ठीक है ना, तो उस तरीके की चीज़ें तुम देख के यहाँ से ले सकते हो वैसे टॉपिक को जिसको तुम थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो। कैसे करना है वो छोड़ दो, पहले ये देखो कि टॉपिक को तुम्हें टॉपिक समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, द इम्पैक्ट ऑफ बिग डेटा ऑन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तुम्हें पता ही नहीं है कि बिग डेटा क्या है, ये टॉपिक ही तुम्हें नहीं समझ में आएगा जब तक तुम्हें ये नहीं पता हो कि बिग डेटा क्या है। ठीक है, तो आई थिंक कि ऐसे टॉपिक पे मत जाओ जो टॉपिक ही तुम्हें क्लियर ना हो। हाँ, इसके बारे में यदि तुम रिसर्च करना चाहते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे टॉपिक पर सडन मत जाओ। तो इस तरीके से पहले वैसा टॉपिक निकालो जिसके बारे में तुम थोड़ा भी समझ रहे हो। उसके बाद क्या करना है तुमको, एक वेबसाइट है IEEE, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि इससे रिसर्च पेपर फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुई रहती है। अब रिसर्च पेपर पब्लिश का क्या मतलब है कि जैसे कि तुम रिसर्च कर रहे हो ना और तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ तो उसको तुम पब्लिश कर सकते हो यहाँ पे, और उसको जो भी लोग, जैसे मैं आया यूज़र उसको पढ़ना चाहता हूँ ना तो यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ठीक है, और सर्च करूँगा तो वो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी और मैं उसको पढ़ सकता हूँ। बट IEEE बोलता है कि पहले आप प्रीमियम लो, या तो किसी आपको लॉगिन करने के लिए ना यहाँ पे या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने चाहिए या फिर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो हम तो ठहरे स्टूडेंट, वो भी कंप्यूटर साइंस के, हम पैसा तो 1 रुपये भी नहीं खर्च करने वाले, तो इसीलिए मैंने इसके लिए सॉल्यूशन भी बताया। तुम वीडियो जाके देख लेना, वो दूसरे प्लेलिस्ट में होगा, तो मेरे चैनल पे चले जाना और प्लेलिस्ट में देख लेना। वहाँ पे एक वीडियो है कि IEEE से फ्री में वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं। और भी रिसर्च, मतलब ये सिर्फ IEEE ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट है जो कि अच्छे हैं, रिसर्च गेट, साइंस डायरेक्ट, ऐसा करके बहुत सारे हैं, वहाँ से भी तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो IEEE पे फॉर एग्जांपल मेरे को एक टॉपिक लेना है, यही तुम देख लो, द रोल ऑफ डेटा साइंस इन फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा यही समझ में आ रहा है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे तुम इसको सर्च कर लो। आई थिंक मैं गलत वेबसाइट पे हूँ क्योंकि मुझे IEEE एक्सप्लोरर पे होना चाहिए था। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा एक सेकंड मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने क्यों बोला कि मैं गलत टॉपिक पे हूँ। IEEE एक मतलब ये है, एक्सप्लोर करके इसका जो वेबसाइट है इस पर चले जाना, क्योंकि यहीं पे सारी रिसर्च पेपर पब्लिश हुई रहती हैं।
अब तुम यहाँ पे जब आओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा सर्च बार में तुम इस चीज़ को पेस्ट कर दो, जो भी टॉपिक तुम चूज़ करने वाले हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एक टॉपिक लिया था ना, इसको चूज़ करने वाला था, मैंने इसको सर्च कर लिया। अब देखो इसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे कि फ्रॉड डिटेक्शन कैसे करते हैं एंड ऑल। देखो, एनालाइजिंग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग मॉडल्स, फ्रॉड डिटेक्शन इन टैक्स डिक्लेरेशन यूजिंग, बहुत सारे रिसर्च पेपर। अब रिसर्च पेपर से होगा क्या? तुम बोलोगे भैया रिसर्च पेपर तो निकाल ले, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा है? तो रिसर्च पेपर निकाल के जब तुम पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? तो मैं तुम्हें अपना कुछ दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, देख लो मेरे में ऐसे ही फोल्डर्स बने रहते हैं, मैं सबको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रखता हूँ। ठीक है, एमसीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सब चीज़ें होंगी मेरे पास। सॉरी, मैं गलत सेमेस्टर में आ गया, मेरे भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही थी, सेट प्रोजेक्ट के अंदर में ही। और यहाँ पे तुम देख रहे होगे ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक मैंने सर्वे पेपर को डिलीट कर रखा है। तो मैं तुम्हें एक दूसरे मतलब सर्वे पेपर को दिखा देता हूँ कि जैसे कि IWP में हमारा एक सर्वे पेपर था, बनाना था मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी हमने सर्वे पेपर को डाउनलोड किया था। तुम देख लो कि कोई से भी एक खोल के देख लो, जैसे कि ये एक सर्वे पेपर है, ये मैंने डाउनलोड किया था, आई थिंक साइंस डायरेक्ट का था ये शायद। लीव इट, बट ये अच्छी कहीं ना कहीं अच्छी ही से होगा। कम्युनिकेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन, मेरे को याद नहीं आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, बट अच्छी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया होगा, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मेट ऐसे ही रहता है, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट में मतलब क्या क्या होता है ये सब हम लोग चीज़ें बाद में भी देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए समझ लो कि ऐसे होते हैं सर्वे पेपर्स। ठीक है, जिसमें तुम्हें सब कुछ दिए रहेंगे कि लाइक उसने क्या क्या रिसर्च किया, क्या पाया और क्या उसने अपना नया ऐड किया। ठीक है, सब कुछ होगा इस रिसर्च पेपर में इस तरीके के। तो तुम जब यहाँ से वही चीज़ें डाउनलोड करोगे ना ऑनलाइन, तो यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से तो वो रिसर्च पेपर में तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम ईयर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि तुमको रिसेंट का रिसर्च पेपर चाहिए या ओल्ड वाला चाहिए, तो उस तरीके से करके देख सकते हो। किसी स्पेशल ऑथर का चाहिए, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। और कैसे डाउनलोड करना है फ्री में वो मैंने बता रखा है, मैं बताऊँगा तो लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिसर्च पेपर को पढ़ो, थोड़ा सा समझो वो टॉपिक को लेके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना लिखना, अपना पेपर को बनाना। अब हमें देखो, अब हम कहाँ पे हैं? अब हम टॉपिक सेलेक्ट कर चुके हैं, अपने गाइड से डिस्कस करो इसके बाद। ठीक है, कि सर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बनाना। लेकिन टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें रिसर्च पेपर्स को भी पढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हें कुछ आइडिया निकल सके कि इसके बारे में होता क्या है। ये दोनों कर लेने के बाद तब गाइड से बात करो, ज़्यादा बेहतर होगा कि सर मैंने ये टॉपिक निकाला है, इसके ऊपर मैंने देखा ये रिसर्च है, क्रेडिट कार्ड में कैसे फ्रॉड होता है, मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ, और उसमें जो प्रिडिक्शन है तो उस चीज़ों को मैं थोड़ा हाई करना चाहता हूँ कि मतलब मैं जल्दी से प्रिडिक्ट कर लूँ। ठीक है, मतलब जल्दी से कैसे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करूँ। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे कि भाई साहब यहाँ तो हम टॉपिक ही नहीं जानते, हम इंप्रूवमेंट कैसे कर लेंगे, रिसर्च ही नहीं पता, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? कर लोगे दोस्त, कर लोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहले टॉपिक सेलेक्ट करो, देन रिसर्च पेपर्स को पढ़ो। देखो नहीं भी समझ में आ रहा है ना, 10 रिसर्च पेपर पढ़ डालो कम से कम। इससे होगा क्या ना कि जब तुम 10वां पढ़ोगे ना, तुम्हारे पास इतना आइडिया आ जाएगा कि भाई करना क्या है इसके अंदर बहुत अच्छे से। तो गाइड से कांटेक्ट करने के बाद जब तुम टॉपिक को फिक्स कर लो, तब आ जाओ तुम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो अब तुम्हारा मेन तो होता है कि पेपर बनाना। पेपर बनाना का मतलब होता है कि मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, पेपर मतलब हो गया वहीं तुम्हारा रिव्यू पेपर बोलो या फिर थेसिस बोलो, थेसिस पेपर। ठीक है, सेट प्रोजेक्ट का पेपर बोलो। ठीक है, मतलब वही चीज़। इसके अंदर में तुम्हें जो फॉर्मेट होता है मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने बनाया था। मेरा जो टॉपिक था मैं वो भी बता दे रहा हूँ अब इसी के साथ साथ। मैंने जो बनाया था, मतलब मैंने नहीं, मैं और मेरा एक दोस्त था, सूर्या नाम था उसका, साउथ का ही था, तो उसके साथ मिलकर बनाया था। तो हम लोगों का था ना कि यदि तुम अपना फेस कैमरे के आगे ले जाते हो तो वो तुम्हें ये बता देगा कि तुम सैड हो, हैप्पी हो, ठीक है, या फिर एंग्री हो, या सरप्राइज हो तुम, ठीक है, या फिर नॉर्मल हो। तो ये 5 चीज़ें हम लोगों ने फोकस किया था कि यदि तुम अपना फोटो ले जाते हो, फेस ले जाते हो कैमरे के सामने, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अब देखो, तुम में से कई लोग सोचोगे ना, या फिर कई लोगों ने सुना होगा कि रिसर्च पेपर के अंदर में इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा तुम्हारे गाइड भी बोलेंगे कि इसमें तुम क्या नया इंप्रूवमेंट करोगे। तो देखो, जरूरी नहीं होता है इंप्रूवमेंट करना, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तुम पहले समझ लो, बना लो, उतना ही काफ़ी है। इंप्रूवमेंट तो बाद का चीज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, ठीक है, मैं अपने पेपर पे आता हूँ। हम लोगों ने ये ऐसा बनाया था। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर भी बनाया था। पेपर जैसे मैंने बोला तुम्हें लिखना पड़ता है। तो अब वो रिसर्च पेपर क्या था मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने जो रिसर्च पेपर बनाया था वो इसी के ऊपर था, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ही बनाया था। देख लो, यही वाला मतलब इसमें थोड़ा प्लेगरिज्म है, बट प्लेगरिज्म के बारे में जो मैं बता रहा था ना, देख लो। टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से सेलेक्ट करो जिसमें थोड़ा लगे कि तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि रोबस्ट फेशियल इमोशन रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। सोचो कितना हेवी टॉपिक लग रहा है, लेकिन है कितना आसान से जो मैंने तुम्हें बताया। तो टॉपिक जब भी तुम सेलेक्ट करो ना, एक वर्ड का मत सेलेक्ट कर लो कि हाँ फ्रॉड डिटेक्शन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ऐसा नहीं। थोड़ा सा लगे कि तुम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, एक लाइन का होना चाहिए कम से कम तुम्हारा टॉपिक का नाम। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, मेहनत करो, लेकिन जो तुम मेहनत एफर्ट लगा रहे हो ना करने में, वो शो भी करो सामने वाले को कि हाँ मेहनत की है। ठीक है, तो दोनों जरूरी होता है। अब देखो, इसके अंदर जो फॉर्मेट हमारा है,
ये मेल आईडी पे ट्राई मत करना कोई भी मेल करने का या फिर इस पे लिंक भेज के हैक करने का। मतलब मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरे को नहीं पता कि हैकर वगैरह कैसे करते हैं। बाकी तुम लोग समझदार हो कि ह्यूमर क्या होता है। हाँ ठीक है, तो फिर ये मेल मत करना क्योंकि मेल आईडी कुछ दिन में ब्लॉक होने वाला है। ब्लॉक होने वाला यानी वीआईटी बंद करके एलुमिनी आईडी देता है। मैं बता दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कैसे होता है वो सारी चीज़ें। बट देख लो, तो ये चीज़ें क्या होती है कि इसमें पहले अबस्ट्रैक्ट होती है। अबस्ट्रैक्ट में क्या होता है कि तुम्हें ये बताना होता है कि तुम क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। इसके बाद तुम्हारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तुम बताते हो कि क्या तुम स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कैसे तुम स्टार्ट किए हो। ठीक है, मतलब कैसे स्टार्ट कर रहे हो इन द सेंस क्या कहने का मतलब है कि अबस्ट्रैक्ट का मतलब सीधे समझो कि उसका समरी बता रहे हो, और इंट्रोडक्शन में कि तुम उसी का एक छोटा सा पार्ट कि हाँ अब तुम शुरू करने वाले हो तो कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। प्रपोज सिस्टम मतलब तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें तुम क्या प्रपोज कर रहे हो, क्या डिटेक्ट करेगा, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे होगा, वो कैसे काम करेगा, मेथोडोलॉजी कैसे होगा उसका। फिर तो मेथोडोलॉजी में हमने बताया था कि फेस पहले वो डिटेक्ट करेगा, फिर फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा कि ह्यूमन फेस है तो उसके ऊपर मतलब क्या क्या चीज़ें। ये जो तुम लाल पीला देख रहे हो ना, मैं बताऊंगा ऐसा लाल पीला क्यों है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहो। इसके बाद ये तुम्हारा ये करने के बाद क्लासिफिकेशन करता है सारे इमेजेस को कि मतलब हैप्पी को एक तरफ, सैड को एक तरफ, ऐसा करके क्लासिफिकेशन होता है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा होता है। देखो मैं कुछ गलत भी बोल दूँ तो ज़्यादा माइंड मत करना क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, थोड़ा बहुत दिन हो गया इसको किए हुए। तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, उसके बाद डेटा होता है। ठीक है, ट्रेन ए एमएल एल्गोरिथम, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। थोड़ा सा ये हम लोगों ने जानबूझ के भी डाला था ताकि लगे कि हाँ हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं अच्छे से। रिजल्ट देख के तुम अच्छे से समझ जाओगे कि हम लोगों ने क्या किया था। इस बंदे को देखो एंग्री दिख रहा है, ये दोस्त का फोटो है, इसने न्यूट्रल है इमेज। ये बंदे को देख के लग रहा है हैप्पी है, इसको देख के लग रहा है सरप्राइज है। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया। इसके बाद फ्यूचर वर्क भी होता है एक पार्ट। फ्यूचर वर्क भी तुम दे सकते हो कि हाँ फ्यूचर में इसमें क्या तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने दिया था। द प्रोजेक्ट इज स्टिल ऑन गोइंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट इमोशन विच इज मोर एक्सपेक्टेड। वी लुक फॉरवर्ड टू मेक एवरी कोड एंड सिस्टम अवेलेबल फॉर एवरीवन, ऑल्सो टू डेवलप द सिस्टम रिकॉग्नाइज इमोशन नॉट ओनली इन इमेजेस बट ऑल्सो इन द वीडियोज। कि वो सिर्फ इमेज का ही नहीं वीडियो का भी करे, तो ये मेरा फ्यूचर वर्क हो गया। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि जब फ्यूचर वर्क दे दो, रेफरेंसेस दे सकते हो कि तुमने किस किस पेपर को पढ़ के रेफरेंस लिया है और इस पेपर को बनाने में तुमने हेल्प लिया है उस पेपर के द्वारा। तो हमने इस पेपर का हेल्प लिया था। ठीक है, बाकी खत्म। अब नीचे आ जाओ, ये तुम देख रहे होगे ना 16%, ये है तुम्हारी प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब तुमने कितना कंटेंट नेट से कॉपी कर रखा है। तो 16% हमारा आया था। और कहाँ से किया था कॉपी, तो देख लो इस वेबसाइट से हम लोगों ने कॉपी करके डाला था, तो इसकी वजह से वो प्लेगरिज्म दे दिया। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे, अब मैं यदि आगे बढ़ूँ इसमें, तो देखो अब तुम्हें पेपर बनाना आ गया कि पेपर में कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे सब चीज़ें होती है। मैंने अपना भी पेपर दिखा दिया, टॉपिक भी दिखा दिया, तो अब तुम्हें थोड़ी बहुत तो जरूर आइडिया हो गई होगी। अब इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज़ को बोला था यहाँ पे, यदि तुम देखोगे कि प्लेगरिज्म हटाते कैसे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं प्रैक्टिकल थोड़ा इसी के साथ पहले बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरे को नहीं पता तुम में से कितने लोग देखोगे भी। तो पेपर को बनाते वक्त मैंने इसके लिए, हम लोगों ने इसके लिए प्रैक्टिकल भी उन्हें चला के दिखाया था। मतलब हम लोगों ने पेपर वर्क तो किया ही था, ये जो तुम पेपर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पेपर तो बनाया ही था। इसके बाद हम लोगों ने इसको लाइव चला के भी दिखाया था। अब तुम बोलोगे भैया कोड कहाँ से, मतलब कोडिंग कैसे की है, तो हम लोगों ने कोड गूगल से लिया था। अब तुम बोलोगे गूगल का कोड चल जाएगा, तो भाई साहब वो कोड नहीं देखने जा रहे हो कि तुमने क्या कोड किया है, क्यों किया है। हाँ थोड़ा सा समझ लो कोड को, मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा समझ लो। अब मान लो कि मैंने ये कोड लिख दिया, अब कोई मेरे से पूछ देगा इसमें बताओ कि ये जो फेशियल डिटेक्शन है वो कहाँ से, कौन सा कोड कर रहा है तुम्हारा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, मैंने पूरा का पूरा कंटेंट ही कॉपी कर रखा है। तो वैसा मत करना, कोड को थोड़ा समझ लेना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल दिखा दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी दिखाते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल। इसके बाद आते हैं टूल्स में। अब ये टूल्स जो कि तुम्हें बहुत ही हेल्प करेंगे इस पेपर को बनाने में। अब मेरा फेवरेट टूल है, वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स होंगे बट मेरा फेवरेट टूल है जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं तुम्हें देख, प्लेगरिज्म चेकर फ्री जैसे ही डालोगे बहुत सारा आ जाता है। बट इसमें से जो मेरा फेवरेट टूल है ना वो है तुम्हारा क्विल बोल्ट करके आता है एक, पता नहीं शायद फर्स्ट नंबर पर नहीं दिखा रहा है गूगल के वजह से। एक सेकेंड मैं तुम्हें, हाँ क्विल बोट पे जाओगे तुम, ये मेरे बहुत ही मतलब फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इजी वे में हो जाता है। ये करता क्या है एक्चुअली, मैं क्यों तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामर चेकर, ठीक है, इस पे चलते हैं। मैंने बोला था ना कि यदि तुम्हारा ग्रामर भी खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई एम नहीं लिख रहा हूँ, ए बॉय, आई अ बॉय, ठीक है, फुल स्टॉप। तुम देखो थोड़ा देर में यहाँ पे ये रिफ्रेश होगा और यहाँ पे तुम देख रहे हो सर्किल चल रहा है, फिक्स ऑल द एरर। जैसे ही करूँगा आई एम अ यंग मैन, ये थोड़ा ज़्यादा ही करेक्ट कर दिया, सॉरी, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। मतलब मैं, तुम समझ रहे हो ना, माई नेम इज, मतलब मैं जैसे कि इज छोड़ दे रहा हूँ, मैं माई नेम आर अमित, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि गलत है। तो देखो ये थोड़ा सा चेक करेगा और उसके बाद बोलेगा, फिक्स कर देगा, माई नेम इज अमित, ए कैपिटल होना चाहिए था, वो कर देगा ये काम। तो तुम्हारा ग्रामर का तो काम यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद समराइजर, ठीक है, समराइजर भी कर सकते हो और पैराफ्रेज भी कर सकते हो। अब मेरा जो फेवरेट वे है ना, मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इसको खोल लिया रिसर्च पेपर को, ये थोड़ा सा तो पढ़ा ही देगा मेरे ख्याल से, अब्स्ट्रैक्ट दे देता है पढ़ने के लिए। हाँ, तो मैंने ये अब्स्ट्रैक्ट यहाँ से लिया, इसको पूरा कॉपी किया, मेरे को नहीं पता इसके अंदर क्या है, बस मैंने पढ़ के समझ लिया कि हाँ चलो ये चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया समराइज करो इसको तुम। अब ये देखो ये समराइज कर देगा तुमको एक पैराग्राफ के अंदर।
अब चूंकि ये पैराग्राफ इसी के अंदर से आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को उठाऊंगा और पैराफ्रेजर कर दूंगा। पैराफ्रेजर में क्या होता है कि ये सेम पैराग्राफ को दूसरे तरीके में लिख के दे देगा, ठीक है। माई नेम इज अमित और अमित इज माई नेम, दोनों सही है, तो दोनों को अलग अलग हो गया। देखो दोनों का मीनिंग सेम होगा बट सेंटेंस अलग अलग हो गए, तो इससे तुम्हारा प्लेगरिज्म डिटेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक और चीज होगा, प्लेगरिज्म चेकर। तो सॉरी, पैराफ्रेजर पे थे ना हम लोग, हाँ, इसको तुम कॉपी कर लो। अब इसको तुम प्लेगरिज्म चेकर पे जाओ, और इसमें अपग्रेड मांग रहा है, बट फ्री में भी बहुत सारे होते हैं। आ जाओ फ्री वाले पे, ये पता नहीं फ्री में क्यों नहीं दे रहा है, बट देता है बहुत सारी चीज़ें। एक और पेरिस्टो करके होता है कुछ, समथिंग ऐसा ही नेम है उसका, हाँ, प्री पोस्टियो समथिंग कुछ करके ऐसा ही देता है। यहाँ पे तुमको अपलोड कर दो कोई फाइल है, टेक्स्ट फाइल, तो या इंसर्ट कर दो, कंट्रोल भी मैं मार देता हूँ, और आई एम नॉट अ रोबोट। और देखो इसको चेक प्लेगरिज्म कर देता हूँ, मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है, हाँ, देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से बता देगा ना कि प्लेगरिज्म जो चेक हो रहा है वो कहाँ पे कितना आ रहा है। देखो ये लाइन जो मैंने पैराफ्रेज किया था, देखो 0% प्लेगरिज्म कंटेंट, 100% यूनिक। समझ गया ना खेल क्या है। तो ये बहुत ही बेस्ट टूल है। यदि तुमने मेरी वीडियो पूरी शुरू से लास्ट तक देखी है ना, तो ट्रस्ट करो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सेट कॉन्फ्रेंस बनाना। और यही चीज़ देखो जो मैंने अभी पैराफ्रेज में क्या कर रखा था इस वाले के लिए, अब यदि मैं इसको लेके यहाँ पे प्लेगरिज्म पे डालता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा दिक्कत। यदि मैं इसको प्लेग इसमें इसके अंदर चेक करके दिखा देता हूँ कि प्लेगरिज्म ये कैसे डिटेक्ट करेगा। देखो सेम पैराफ्रेज है, 100% प्लेगरिज्म कंटेंट। अब तुम समझ गया ना कि प्रॉब्लम क्या होती है यदि तुम डायरेक्ट समराइज करते हो। तो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया यहाँ से, इसको मैंने समराइज कर दिया इसके अंदर। अब समराइज करने के बाद मैंने जब प्लेगरिज्म चेक किया तो 100% प्लेगरिज्म आ गया। लेकिन यही चीज़ मैंने जब इसको पैराफ्रेज कर दिया और तब चेक किया था तो 0% था। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्लेगरिज्म से बचना कैसे है। ठीक, तो ये सारी कुछ वेबसाइट्स हैं, प्री पोस्टियो समथिंग जो भी हो, समझ लेना। ये और ये दोनों बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसका यूज़ करो, बहुत ही अच्छा होता है मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों से बचने के लिए। ग्रामर वगैरह सब तुम्हारा इसी से ही क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ बोलना मतलब चाहूँगा कि तुम लोग ना घबराओ मत, सेट कॉन्फ्रेंस कोई इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च वगैरह लगता है बट इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा ईजिली। एक डाउट आएगा तुम लोग के मन में कि क्या सेट कॉन्फ्रेंस का जो पेपर होता है वो हमें पब्लिश करना पड़ता है। अब ये पब्लिश करने के लिए कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे समझ में आ जाएगा। बट ये यदि डाउट चल रहा होगा मन में, तो ऐसा नहीं है कि इसको पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना। सेट कॉन्फ्रेंस का जो भी तुम पेपर तैयार करते हो मैंडेटरी नहीं है कि तुम पब्लिश करो। यदि तुम्हारा पेपर उस लायक रहता है और तुम्हारा गाइड बोलते हैं कि हाँ आपका पेपर इस लायक है कि इसको पब्लिश किया जा सकता है, तो कर दो, जो कि बहुत अच्छा है, रिज्यूमे में डालने के लिए हो जाएगा। लेकिन यदि उतना बेहतर नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा है तुम लोग नए स्टूडेंट हो और अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, तो उतना बेटर नहीं बना पाओगे, तो कोई इशू नहीं है उसके लिए। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि नहीं हमें तो पब्लिश करना है, उसके पीछे मत भागना। बना लो अच्छे से, कुछ नंबर मिल जाए, 70-80 नंबर मिल जाए बहुत है, ठीक है, इस पेपर के लिए। क्योंकि ये बहुत ही नया पेपर है सबके लिए, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास कोई डाउट रहेगा। इसको कैसे IEEE के इस सब को कैसे डाउनलोड करते हैं, इस सब के लिए अदर वीडियोस देख लो। यदि तुम चैनल पे नए हो तो पुरानी वीडियोस नहीं देखना, मत देखो। बट हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा, डाउट हो ना तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, समझ में आ जाए, बहुत बेहतर है। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं बनाया है ना, तो उसके लिए मेरे को कमेंट कर दो या फिर लिंक्डइन वगैरह पे मैसेज कर दो, जैसा तुम लोग करते हो मैं बता दूंगा। दैट्स ऑल। 40 मिनट की वीडियो पहली बार शूट कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।